हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बीएमएस फर्स्ट फ्रॉप की। बीएमएस फर्स्ट फ्रॉप के अंदर हम बात कर रहे थे संस्कृत की। तो आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं शब्द रूप के बारे में। इससे पहले हमने धातु रूप देखी थी और धातु रूप में बताए थे, कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने आपको याद करने के लिए भी बताया था कि परस्मैन पद और आत्मनेपद पद, यानी जो इनके पाँच पाँच लकार होते हैं, तो उन दोनों को याद करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आप इन दो को याद कर लेते हो, और कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे, तो उसी के साथ हम वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। देखो, अगर आपको धातु रूप में अभी तक कोई दिक्कत आ रही थी तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देखिए, तो वहाँ पर आपकी सारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हमने यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आपको बता दिया है। क्योंकि हमने पहले बताया कि परस्मैन पद के जो पांच लकार होते हैं, लट, लिरिट, लोड, विदे, लड, ठीक है, लिंग, तो ये सब हमने आपको बता दिया। और इनके कौन कौन से आपको ये याद करने पाँच, वो भी आपको बता दिए। देन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो आपको बता दें कि इन एक्सेप्शन को एक बार आप बुक से भी देख लेना, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट थोड़े अलग हो जाते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड, कुछ शब्द अलग हो जाते हैं, तो वो आपको अपनी बुक से जरूर देखना है। देन उसके बाद होता है आत्मनेपद पद। वैसे तो परस्मैन पद से ही पूरे चांसेस रहते हैं 70 से 80% कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हर एक बोर्ड का अलग अलग होता है। तो आप अपने अपने बोर्ड के अनुसार देखिए कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो परस्मैन पद के अनुसार आ रहा है या आत्मनेपद पद के अनुसार आ रहा है, या फिर जो एक्सेप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अगर मैं एनसीएसएम की बात करूँ तो परस्मैन पद वाला ही यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है, 70 to 80% नॉर्मल ही पूछा जाता है, ठीक। अगर एक्सेप्शन वाला आता है तो एक बार इनको आप ध्यान में रख सकते हो। फिर दूसरा आता है आत्मनेपद पद। फिर आत्मनेपद पद के भी हमने आपको बताए थे पांच लकार के आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताए थे कि अगर आप फॉर्मूला कह दो या कॉन्सेप्ट कह दो, ट्रिक कह दो, जो भी आपको कहना है, यदि आप उनको कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो, जब हमने बात की थी धातु रूप के बारे में, तो धातु रूप के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा था कि कितनी धातुएं होती है, और उन धातुओं को तीन पार्ट में परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपद, ठीक है, इनमें डिवाइड किया गया है। और फिर हमने बात करी परस्मैपद आत्मनेपद को, हमने समझा कि परस्मैपद पद का मतलब होता है जो क्रिया का फल है वो कर्ता को छोड़कर दूसरे को मिलता है। पर से याद रख, पर यानी पराया, ठीक है। और आत्मनेपद यानी आत्मा, यानी खुद को जो क्रिया का फल मिलता है उसमें आत्मनेपद कहते हैं। फिर धातु का वर्गीकरण देखा, यानी ये जो हम धातु पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो कुछ धातु इनके अंदर भवादि गण के अंदर आएंगी, कुछ अदागादि गण के अंदर आएंगी, कुछ जुवाति आदि गण के अंदर आएंगी, कुछ दिवा आदि गण के अंदर आएंगी, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पर ये ऐसे रटना नहीं है कि कौन सी किसके अंदर आनी है। नॉर्मली एमसीक्यू याद रख सकते हो कि जो धातुएं होती है, धातु क्या हो, धातु मतलब जो क्रियाएं होती है, उनको 10 गण में 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। इतना आप याद रख सकते हैं एमसीक्यू के लिए। दूसरा एमसीक्यू के लिए मैंने बताया था कितनी धातु होती है, 3356, ठीक है, ताकि आपसे इस चैप्टर से एमसीक्यू भी मिस ना हो। देन उसके बाद हमने आपको बताया था लकार के बारे में। जिस तरह से टेंस होता है ना हमारा, कि अगर आपने हिंदी में क्रिया में पढ़ा हो, हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में, कि टेंस होता है, लकार होता है, या फिर इंग्लिश में पढ़ा होगा टेंस के बारे में, और हिंदी में काल के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी तरह से हमारे संस्कृत में लकार होता है, जो कि 5 होता है, लट, लकार, लिड, लिरिट, लोट और विधिलड। हमने फिर बताया कि इसको प्रेजेंट से याद करना है, इसको भूत से, और इसको पास्ट से, इसको फ्यूचर से, इसको ऑर्डर एंड शुड। तो इन तरह से आप करके याद रख सकते हो। फिर हमने परस्मैपद के अंदर लट लकार का ये हमने फॉर्मूला बताया एक तरीके से कि अगर आप इसको याद कर लेते हो, तीता अंति सी था आमी आवाम, तो आप यहाँ पर कोई भी अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप उसका यहाँ पर लट लगा लिख सकते हो। जैसे में आप पूछा जाता है कि भव धातु का लट लिखिए, तो भव आपको आगे लिखना है, भवति भवत भवंती, भव से भवत भवत, भवान भवम भवाम। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर लट का देखा, और इसी तरह लड़ का देखा, ठीक है। और लड़ में आपको स्पेशल पॉइंट आपको ये भी याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। एंड देन होता है फिर लोट का, देन विधि लड़ का, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन बताए थे कि इनमें तो जो ये मैंने अभी 5 पॉइंट बताए, 5 लकार बताए हैं, इनमें तो इन सब में सेम चलेगा, ठीक है। इन सभी के आगे आपको जैसे पठ है तो पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठा पठाम, इस तरह से आप कर सकते हो। सेम ये सब सारे पॉइंट सेम चलेंगे, लेकिन इनमें क्या है, कभी कभी कुछ शब्द अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इनकी बुक्स अपने मिलाना और चेक करना कि ये वाला जो फॉर्मूला है, मतलब इनमें जो आपने बना रहे थे और इनमें जो बना रहे थे, कहाँ कहाँ पॉइंट में दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ थोड़ा चेंजेस हो रहा है, तो इनको हाईलाइट करना और 2-4 बार देखना। एक दिन में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि अगर आप संस्कृत व्याकरण में अच्छे नंबर चाहते हो, तो ठीक है, तो ये आपसे आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में संस्कृत व्याकरण आपको नहीं होने वाली है, ठीक। आप मान लो कि 2-4 आपने आज देख लिए, 2-4 आज देख लिए, फिर 2-4 आज देख लिए, आज मतलब कल देख लिए, फिर 2-4 और कल देख लिए, तो इस तरह से आप कर करके आपको यहाँ पर याद होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लास्ट वाले दिन में ना होकर आपको शुरुआत से ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रटने का है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा सोचते हो कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो कुछ सब कुछ ऐसा ही बता दे, देखो कोई भी ऐसा टीचर नहीं हो सकता कि जो आपको यहाँ पर रटने वाली चीज़ को भी कैसे बता सकता है।
रटने वाली चीज़ आपको रटनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई कुछ हो पाता तो मैं करता, मैंने ट्रिक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी उसमें और आप याद नहीं कर पाओगे। बस प्रैक्टिस का खेल है, 15-20 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मुझे पता है कि 15-20 बार बहुत होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यकीन मानिए आप नहीं लिख पाओगे, 2-4 बार से आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और फिर उसी तरह से हमने धातु रूप के अंदर आत्मपद, पहले हमने परस्मय पद की बात कर ली जहाँ से 70-80% क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन कभी कभी आत्मपद से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर भी उनके लिए मैंने अलग से बना दी कि अगर आप इन 5 लकारों को याद कर लेते हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देन दूसरा इसमें एक और हमने ये भी बताया था कि ये कुछ एक्सेप्शन है 7-8 जिनके अंदर ये वाला जो फॉर्मूला हमने बताया आत्मपद का, ये ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। तो इनको आपको एक एक बार देख लेना है कि कहाँ कहाँ शब्दों में चेंज हो रहा है। और फिर हमने इसका 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, ठीक है। ये सब इसकी चैप्टर की पहली बात हो चुकी है। जो आज हमें बात करनी थी वो बात करनी थी शब्द रूप के बारे में। देखो धातु रूप हम आपको बता चुके हैं, धातु रूप को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप तो आप जानते हो, जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं वो सब क्या है, शब्द ही तो है हमारे, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना है, ठीक। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द रूप के बारे में। अब जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमने बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है, मॉडर्न को छोड़ के। आप चरक संहिता, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग कर दिया है और संस्कृत भी हमारा चल रहा है। जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सभी हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं शब्द रूप के बारे में। देखो अब यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार का होता है, एक होता है अजंत, एक होता है हलंत। तो क्या बताया गया है कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से उसके विजन से जो यहाँ पर शब्द रूप को 2 प्रकार में बताया गया, अजंत, एक होता है अलंत। अजंत कोई नया वर्ड नहीं है, वो आपका स्वर ही है, स्वर अंत, ठीक है। अजंत आपका स्वर ही है, ठीक है। अभी स्वर कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, 9 प्रकार के स्वर होते हैं। जब हमने माहेश्वरी सूत्र की बात करी थी, अच के अंदर आ जाता है अयुण, ऋलिक, एओच, ठीक है। अयुण, ऋलिक, एओड और एओच। तो एओच के अंदर, अच के अंदर जितने भी वो जो आते हैं, जितने भी अंदर उसके अंदर वर्ण आते हैं वही कौन से होते हैं, हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, जैसे हमने बात करी थी ना माहेश्वरी सूत्र की, तो ए, आई, ऊण, अयुण और री, लेक, ठीक है, और एओच, एओड और एओच, ठीक है, ए ओड और एओच। तो इस तरह से यानी ए से लेकर च तक, यानी अच के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर वर्ण आते हैं वो सभी कौन से होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। जैसे कि अब ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, तो इसके अंदर हलंत लगाए तो इसका प्रत्यार है, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, हलंत लगने से इस व्यंजन का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो जितने भी इनके अंदर हलंत लगा होता है उन सभी का लोप हो जाता है, जैसे कि हम आपको माहेश्वरी सूत्र के अंदर बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने बेसिक का माहेश्वरी सूत्र का चैप्टर 1 का और चैप्टर नंबर 2 यानी संस्कृत वर्णन परिचय और संधि के बारे में, समास के बारे में और धातु रूप के बारे में, इन सभी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। और जिस सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ उसी से आपको भी चलना है ताकि आपको संस्कृत में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके, ठीक। तो हम बता रहे थे अच यानी स्वर के बारे में, ठीक है। तो ए, आई, ऊ, री, ली, ए, ओ और ए, ऊ, तो ये सारे क्या आ जाएंगे यहाँ पर, ये सारे अच आ जाएंगे, यानी ये सारे क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। तो इन्हीं स्वर को यहाँ पर क्या बोला गया है, अजंत बोला गया है। देन हम बात करते हैं हलंत के बारे में। अब हलंत क्या होता है कि जितने भी आपके व्यंजन होते हैं, यानी हलवन के अंदर जितने भी आते हैं, देखो ये जो 4 माहेश्वरी सूत्र थे इनके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे अच्छा आ जाता है, स्वर आ जाता है। लेकिन जो बचे हुए जो 10 माहेश्वरी सूत्र है, ठीक है। अब एच के बाद क्या आएगा, हेयर भट, लाणी, यमडगनम, झबत्र, जबगढ़ से, ठीक है। अब ये सारे लिख के नहीं दिखाने वाला हूँ आपको क्योंकि ये मैं आप बेसिक में बात पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि मैं बार बार लिखता रहूँ कि एओड, एयुण, ऋलिक, एओड, एओच, हेयर भट, लाण, यमगढ़नम, जबगढ़, खपा, छटत, चटतम, खप्यत्रम, ससरम, कप्यत्रम, ससरम, हलम, इस तरह से कुछ होते हैं। तो आपको ये क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बार बार इनको लिखना है क्योंकि आपको हर एक वर्ड चेक करना है कि कहीं कोई वर्ड आप गलत तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें बारीकी से काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि मन में आपने बस याद कर लिया और याद हो गया, जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कौन सा शब्द क्या लिख दिया, भाई कौन सा से लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े पॉइंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको हल के बारे में बता रहा था। तो हल क्या होते हैं, जो 10 प्रत्यार बचे, जो 10 माहेश्वरी सूत्र होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हलवर्ण कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, स्वर और व्यंजन। तो फिर से पढ़ो एक बार डेफिनेशन, शायद आपको और अच्छे क्लियर हो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार का होता है, एक होता है अजंत, एक होता है हलंत। अजंत कोई नया वर्ड नहीं है, स्वर के बारे में बात कर रहा है, और हलंत भी कोई नया वर्ड नहीं है, वो भी व्यंजन के बारे में बात कर रहा है। आगे देखते हैं स्वर क्या होते हैं, जो शब्द अपने अंत में अस्वर रखते हैं, ठीक है। अजंत उनको कहते हैं जो शब्द अपने अंत में अस्वर रखते हैं, यानी अस्वर को हम क्या कहते हैं, या अच को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, अजंत कहते हैं, जो बात है।
हलंत क्या है कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है, ये भी ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द हम ले देते हैं, जैसे कि राम एक शब्द हो गया, कृष्ण एक शब्द हो गया। अगर इन शब्द के अंदर इन शब्द के अंत में, यदि इन शब्द के अंत में क्या आता है, कोई अच आता है, अच यानी स्वर आता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, अजंत के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अजंत बोल दो, स्वर बोल दो। जैसे कि राम है, अब ये राम के लिए आप ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर संधि आनी चाहिए। ठीक है, राम, तो राम को हम ब्रेक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप भी उसी सीक्वेंस से चलोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी संस्कृत में। तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं कि रा के अंदर एक व्यंजन होता है, तो उसको हम निकालेंगे, खींच के बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और बाहर भी एक आ है, तो ये क्या जाएगा, हस्वा से क्या हो जाएगा, वो धीघ हो जाएगा। ठीक है, और देन मैं के अंदर से भी एक हम क्या निकालेंगे, स्वर निकालेंगे, तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे, देन ये भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जिस शब्द के अंत में कोई स्वर आता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, अजंत का एग्जाम्पल होता है। क्या इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है कि जैसे मैंने राम है, अब इस राम के अंदर इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर भी लिख रखा है रे आम में प्लस ए, तो जो ये ए आ रहा है लास्ट में क्या आ रहा है कि किसी शब्द के अंत में अचा या स्वर आए, उसी को हम अजंत कहते हैं। अब कृष्ण के अंदर भी जब नए को तोड़ोगे तो इसके अंदर भी आ आता है। ठीक है, और जब आप हरि को तोड़ोगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा। जैसे है को तोड़ लो, है प्लस ए, तो अब इसके नीचे स्वर निकाल दे, तो इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। अब हलंत क्या करता है, जिस वर्ण के अंदर हलंत लग जाता है वो ये शो करता है कि अब इसके अंदर कोई स्वर नहीं छिपा होता है, अब वो प्योर व्यंजन है। ठीक है, अब आप इसको प्योर व्यंजन कह सकते हो। लेकिन अगर आप इसको प्योर व्यंजन आप नहीं कह सकते जब तक आप इसके नीचे हलंत नहीं लगाओगे। देन रे हो जाएगा, देन प्लस ई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा। तो छोटी ई भी तो हमारा किसका पार्ट है, स्वर का पार्ट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आई, जो यार है ई आ रहा है, तो जो ई आ रहा है वो भी किसके अंदर है, स्वर। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन अजंत है और कौन हलंत है। अब हलंत का क्या है कि जिस शब्द के अंत में क्या लग जाए, व्यंजन वर्ण हो। जैसे कि नए एक व्यंजन, इसके नीचे हलंत लगाए, तय के नीचे हलंत लगाए, देश जिसके अंदर हलंत लगाए, तो इनसे आप पहचान सकते हो कि ये व्यंजन है, इनके नीचे हलंत वर्ण लगाए और इनको हम हलंत कह सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि स्वर की जो संख्या है वो 9 होती है, और जबकि जो व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताए थे, तो टोटल संस्कृत के जो वर्ण होते हैं वो 42 वर्ण होते हैं। कहाँ पर बताए थे, माहेश्वरी सूत्र वाली वीडियो में देखिए, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इन दोनों प्रकार के शब्दों को 3 लिंग के शब्द होते हैं, यानी स्वर के अंदर और व्यंजन के अंदर यहाँ पर 3 लिंग के शब्द होते हैं। अब 3 लिंग कौन कौन से होते हैं भैया, आपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो पढ़ा होगा और नपुंसक लिंग भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यानी जेंडर की बात कर रहा है कि मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। ठीक है, या अदर है, अदर भी आप कह सकते हो। तो इन दोनों प्रकार से शब्दों में 3 लिंगों में शब्द होते हैं, यानी स्वर के अंदर और व्यंजन के अंदर यहाँ पर 3 लिंग बताए गए हैं। पहला होता है अजंत पुल्लिंग हो सकता है, मतलब जिस शब्द के अंदर जिस शब्द के लास्ट में अगर क्या रहा, स्वर आ रहा है। ठीक है, और वो शब्द कैसा हो, पुल्लिंग हो। जैसे कि हम बात करते हैं राम की। ठीक है, अब राम क्या है, जैसे कि मान लो इसके लास्ट के अंदर क्या रहा है, स्वर आ रहा है, कोई सा भी स्वर हो सकता है, जरूर नहीं ए आए। ठीक है, जैसे मैंने अब बोल देता हूँ हरि बोल दे, तो इसके अंदर ई आए। नॉर्मल क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, कि जिस शब्द के अंत में अगर कोई स्वर आ रहा है और वो वर्ड कैसा हो, पुल्लिंग हो। जैसे राम पुल्लिंग है, ठीक है, और राम पुल्लिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, अजंत पुल्लिंग हो जाएगा। अब जैसे कि अगर हम बात कर लेते हो अजंत स्त्रीलिंग की, जैसे मान लो रमा है, तो रमा को जो आप ब्रेक करोगे तो इसके अंदर से धिग्र आ आएगा। ठीक है, इस माँ को ब्रेक करोगे एक आएगा और एक आ मिलकर हमारे पास क्या आ जाएगा, धिग्रा बन जाएगा। अब रमा क्या, स्त्री है। ठीक है, और इसके इस शब्द के अंत में क्या है, स्वर है, तो आप कैसे कह सकते हो, अजंत स्त्रीलिंग। ठीक है, इनमें आप कंफ्यूजन मत होना कि सर आपने तो स्वर में तो छोटा ही बताया, हस्व आई बताई, तो धिग्रा कहाँ से हो गया। ठीक है, देखो हस्व आ भी हो सकता है, धिग्रा आ भी हो सकता है, और छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हिंदी व्याकरण में आपने नहीं पढ़े थे क्या, हिंदी व्याकरण में आपने स्वर की संख्या नहीं पढ़ी थी, 13 होती है। बस इसमें क्या करते हैं, हस्वा को धिग्रा कर देते हैं, हस्वी को धिग्री कर देते हैं, और हस्वु को बड़ा ऊ कर देते हैं, और हस्वरी को बड़ा री कर देते हैं। ठीक है, यही होते हैं, इस तरह से आप टोटल 13 हो जाते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अजंत नपुंसक लिंग की, मतलब जिनका कोई जेंडर नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, तो वो हो जाता है अजंत नपुंसक लिंग। इसका एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे। फिर आ जाता है हलंत पुल्लिंग। अब हलंत पुल्लिंग क्या होता है कि शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, हलंत आना चाहिए, व्यंजन वर्ण आना चाहिए, देन वो पुल्लिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे आत्मन लिख देता हूँ। ठीक है, आत्मन, वैसे तो आत्मन तो खैर में पुल्लिंग है ही नहीं, ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। ठीक है, वो तो दूसरा ही हो जाए कोई। चलो इसका एग्जाम्पल मैंने आगे लिखे है, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई पुल्लिंग है और उसके लास्ट में हल वर्ण आ रहा है तो हलन पुल्लिंग, और कोई स्त्री है और उसके शब्द के अंत में
शब्द के अंत में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। अगर कोई दूसरा जेंडर नपुंसक लिंग है और उसके अंत में कह रहा है कि व्यंजन आ रहा है तो वो हलन नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे मैंने कह दिया ये सब चीज़ें, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, ये तो हमने आज तक नहीं पढ़े। देखो बात ये है कि जब आपका सिलेबस देखते हो ना, आप अपनी बुक का सिलेबस देखते हो तो समझ ही नहीं आता। देखो मुझे तो समझ में नहीं आया था जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी कि क्या है, सिलेबस ही समझ में नहीं आया। जैसे बुक में लिखा होता है, ठीक है, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ अब बुक में, जैसे बुक में लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये सब मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया यार, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, क्या नहीं है। बस रामो रामो रामा करता रहा, रामो रामो रामा करता रहा और उससे ज़्यादा मुझसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो राम नाम का भजन जपता रहा और उससे मेरा कल्याण हो गया, ठीक है। तो अब हम बात पर मैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको पता लगे कि ये चैप्टर स्टार्टिंग कैसे होता है, चैप्टर को समझना कैसे। देखो जरूरी नहीं है कि आपको जो स्पेसिफिक प्रिडिक्ट होते हैं वही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है आपसे, क्योंकि जब अगर आप एक बार चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चाहे एमसीक्यू पूछ लिया जाए, चाहे आपसे कोई नॉर्मल जो क्वेश्चन एक्सेप्टेशन होती है वो पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका एमसीक्यू भी गलत ना हो, ठीक है। 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो हम बात कर रहे थे अजंत पुल्लिंग शब्द की, तो उसको हम पहले ही बात आ चुके हैं कि जिस शब्द के अंत में, ध्यान से सुना करो बातों को, जिस शब्द के अंत में अगर कोई स्वर वर्ण आ रहा हो और वो शब्द कैसा हो, जैसे वो शब्द कैसा हो, पुलिंग हो। जैसे राम की बात करी थी तो राम क्या है, पुलिंग है, ठीक है, और उस शब्द के अंत में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो हम अजंत पुलिंग कह सकते हैं। जैसे कि राम है तो राम के अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, हस्व क्या है हमारा, हस्व हमारा एक स्वर है, ठीक है, अच्छा या स्वर है, तो और राम क्या है, पुलिंग है, तो क्या बोल सकते हैं, अकारांत पुलिंग बोल सकते हैं। अब हरि की बात करते हैं तो हरि के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, हरि के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो भाई, ई है, तो ई को क्या बोल सकते हो, इक्रांत। शायद मैंने हरि को वो भी अक्रांत बोल दिया था, पर आपको अक्रांत नहीं बोलना है, क्योंकि जो स्वर आ रहा है, जैसे स्वर ई है तो इक्रांत हो जाएगा, ऊ है तो उक्रांत हो जाएगा, री है तो रिक्रांत हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार का स्वर होगा तो उसका ही नाम सेम है, कुछ नहीं है। ए तो अक्रांत हो जाएगा, सेम तो अक्रांत इक्रांत, जो आता जाए ए ई अक्रांत करांत करांत, तो आपको सब में यहाँ पर लगाना है। जैसे हरि क्या है, पुलिंग है, तो इक्रांत पुलिंग हो जाएगा, और गुरु क्या है, ये भी एक पुलिंग है, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, उग्रांत पुलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक। तो पहला मैंने क्या बताया अजंत पुलिंग के अंदर कि यदि कोई, पहले आपको शब्द देखना है, अगर कोई शब्द पुलिंग है और उसके अंत में कोई स्वर लगा होता है तो वो क्या हो जाएगा, अजंत पुलिंग, यानी अक्रांत पुलिंग, अक्रांत पुलिंग और उक्रांत पुलिंग। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल भी है, जैसे कि इसी प्रकार बालक, छात्र, पुत्र, भानु, पितृ, पति, मुनि, कटि, आदर, अजंत पुलिंग, ठीक है। तो आप इस तरह समझ सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अब बार इसको आप ब्रेक करो तो इसके अंदर से ए आ जाएगा तो अक्रांत पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी, तो त्रि के अंदर भी, तो भानु के अंदर उ आ रहा तो उक्रांत हो जाएगा। अब इसके अंदर री आ रहा, री तो रिक्रांत हो जाएगी, ये वाला जो री है रिक्रांत, इक्रांत हो जाएगा, इक्रांत हो जाएगा, इक्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ये स्वर है उसको आपको आगे लिखना है, क्रांत लगा देना है, और ये देखना है कि वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो अजांत पुलिंग हो गया। देन अजांत स्त्रीलिंग भी हो सकता है। स्त्रीलिंग कैसे, जैसे कि रमा है तो रमा क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो आपने लिख दिया स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर आपने देखा कि रमा जो शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर हस्वा की जगह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि माँ के अंदर एक स्वर छिपा होता है। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो इसके अंदर से एक जो हस्व आएगा वो इस हस्वा के साथ मिलकर दीर्घ आ बन जाएगा। हस्व आ और हस्वा मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ आ बन जाता है। किसके अनुसार, स्वर्ण दीर्घ संधि के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अक्रांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर ई आ रहा है, देखो अब आपने देखा कि नदी एक स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिख दिया, ठीक है। और ई क्या है, हमारा बड़ी है, तो ये क्या जाएगा, इक्रांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। मात्र क्या है, ये भी एक स्त्रीलिंग है, और री आ रहा तो रिक्रांत हो जाएगा। और या मति क्या है, मति भी स्त्रीलिंग है, और ई के छोटी आ रहा तो यहाँ पर इक्रांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देन होता है अजंत नपुंसक लिंग शब्द। अब देखो अजंत नपुंसक लिंग शब्द को आप समझिए कि इसमें क्या है, नपुंसक लिंग, ना मेल हो ना फीमेल हो। जैसे कि फल, अगर मैं आपसे बोल दूं कि फल, कोई फल दे देता हूँ, सेब, केला, नारियल, जो भी, क्या उनका कोई जेंडर है, क्या आप कह दोगे कि मुझे जो मेल वाला फल है वो दो, मुझे वो फीमेल वाला फल है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है, क्या आपने कभी ऐसा कहा है? नहीं कहा ना। तो आप समझ सकते हो कि फल का कोई यहाँ पर जेंडर नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे, फल ना मेल है ना फीमेल, तो क्या लिखोगे, नपुंसक लिंग। फिर आपने देखा फल के अंत में क्या आ रहा है, आपने फल को ब्रेक किया तो फै को ब्रेक किया, इसके नीचे हलंत लगाया और इसके अंदर से स्वर निकाला। देन ले को ब्रेक किया, इसके नीचे हलंत लगाया, इसके अंदर से भी स्वर लगाया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये है क्या, ये क्या है, ये स्वर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अक्रांत नपुंसक लिंग हो जाएगा। अब ई से हो जाएगा, अब दधी हो गया, जैसे कि दधी,
दधी यानी दधी क्या मेल फीमेल है? क्या आप अपनी मम्मी से सुबह उठ के कहते हो मम्मी मुझे फीमेल वाली दही दे दो या मेल वाली दही दे दो? नहीं कहते ना। आप सिंपल कहते हो कि मम्मी मुझे दही दे दो, क्योंकि दही का कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, दधी नपुंसकलिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, नपुंसकलिंग लिख सकते हो। एंड इसके बाद ई क्या है, स्वर है। स्वर है तो इसके लिए इक्रांत लिख सकते हो, इक्रांत, इक्रांत नपुंसकलिंग। इसी तरह आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब अस्थि को पढ़ोगे ना, अस्थि, थी के अंदर ई आ रही है, ये जो ई है ना वो थी के अंदर आ रहा है, तो इसलिए इक्रांत नपुंसकलिंग हो जाएगा। देखो इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर खोल के क्या करो, क्योंकि मैं इसमें सारी प्लेलिस्ट हो गया और अपना नंबर वगैरह हो गया और लिंक वगैरह हो गया टेलीग्राम का और यूट्यूब इंस्टाग्राम का, तो ये सभी मैं वहाँ पर पहले ही प्रोवाइड कर रखता हूँ। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐप ला दूँ जिसमें मैं फिजियोलॉजी को इन डिटेल में पढ़ाऊँ। ठीक है, देखो फिजियोलॉजी पहले तो मेरा यही मन था कि मैं यूट्यूब पे कराऊँ, फिर देखो बात यही आती है कि सेकंड प्रॉफ भी मुझे कराना है, तो सेकंड प्रॉफ भी कराना है और आपका फर्स्ट प्रॉफ का भी अभी काफ़ी मॉडर्न वाला पार्ट रह रहा है। ठीक है, और संस्कृत तो अभी कंटिन्यू है ही, और पदार्थ विज्ञान का भी मैं सोच रहा था कि फिर से एक बार करा दूं, क्योंकि मैंने कुछ ही चैप्टर उसे नोट से पढ़ाए थे। और क्योंकि बच्चे क्या है, पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पदार्थ विज्ञान में काफ़ी इनको डिफिकल्टी आती है। वो कहते हैं सर बुक से अच्छा पढ़ाया, लेकिन अगर नोट से पढ़ा दे तो और भी बेटर होता। ठीक है, तो मेरे यही कोशिश है कि मैं एक ऐसा ऐप ला दूँ जहाँ पर मैं आपको देखो अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लेक्चर पूरे करा सकूँ। क्योंकि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो आप बस कमेंट करते रह जाओगे और मैं नहीं कर पाऊँ। क्योंकि यार देखो मुझे अपना भी करना होता है, तुम्हारा भी करना होता है, सेकंड प्रॉप वालों का भी सोचना होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्लिनिकल एक्सपोजर भी मुझे चाहिए होता है सीखने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यार रहती है, तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, आप उस बात को समझिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर कि फिजियोलॉजी के लिए 1000-1500 रुपये लेने वाला हूँ। हर एक सब्जेक्ट के मात्र 400 से 500 रुपये लूँगा। ठीक है, क्योंकि इतनी ही कॉस्ट होती है। ठीक है, उससे कम कॉस्ट होगी तो भाई वो ऐप भी इसके लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ऐप का भी एक रहता है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक, तो इतना मिनिमम होता है, और वैसे भी यार ऐप में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से भी यार थोड़ा बहुत तो देखो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब जहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आप समझ भी लीजिए कि अगर मैं किसी चीज़ का कॉस्ट ले रहा हूँ, छोटी ही कॉस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि मेरे नोट्स कितने अच्छे होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला होता है, चाहे आप कोई से भी स्टेट के सही। ठीक है, बशर्ते आप ये चेक कर लिया करो कि आपका पेपर कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है पेपर के अंदर। हर स्टेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप चेक कर लिया करो। ठीक है, नोट्स इतने हैं कि सफिशिएंट है आपके लिए, और उसी तरह से मैं फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि फिजियोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो सेकंड प्रॉफ के अंदर यकीन मानिए आपको पैथोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। अगर आपको पैथोलॉजी नहीं समझ में आई, अगर आपको रोग निदान नहीं समझ में आई, तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। देखो अच्छा डॉक्टर तभी बन पाएगा जब कोई डायग्नोसिस कर पाएगा, रोग का कारण पता होगा। उसके लिए आपको पैथोलॉजी आनी चाहिए, और पैथोलॉजी किससे जुड़ी होती है, फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो फिजियोलॉजी अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो हम जल्दी से कोशिश करते हैं 15-20 दिन के अंदर, या थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, कि अपना एक ऐप लॉन्च कर दे जहाँ पर मैं आपको, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको सोच रहा हूँ कि फिजियोलॉजी आपको कंप्लीट कराऊँ इन डिटेल, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, डाउट, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और भी जो मुझसे बन सकता है। ठीक है, जो भी बन सकता है आपको, मान लो समझिए 400-500 रुपये में फिजियोलॉजी ऐसी हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, डाउट सॉल्विंग के साथ, नोट्स के साथ, कि आप फिजियोलॉजी में कभी भी नहीं घबराओगे। क्योंकि जब हमारे कॉलेज में चली थी ना फिजियोलॉजी, देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं नीट से भी कम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जबकि देखो फिजियोलॉजी आपको अच्छी खासी पढ़नी है। ठीक है, आप ये मत समझना कि सिलेबस तो भाई इतना बेकार दे रखता है ना, आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप ही डिसाइड नहीं कर पाओ। देखो मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कितनी चीज़ पढ़ानी है, कितनी नहीं चीज़ पढ़ानी है। ठीक है, देखो बहुत सारी जगह देख लेना कि एक सिलेबस ही फिक्स नहीं है कितना आपको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना है। लेकिन अगर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितना आपको पढ़ना है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जितना आपका काम आएगा सेकंड प्रॉफ के अंदर, जितना आपको जरूरत है उससे मैं आपको ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको फिजियोलॉजी, देखो मॉडर्न को आप कभी भी हल्के में मत लेना। ठीक है, आयुर्वेद सब कर रहे हैं लेकिन मॉडर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के सब्जेक्ट बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि मॉडर्न को थोड़ा सा निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मॉडर्न में टाइम ज़्यादा लगता है, याद करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो आप चीज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं मॉडर्न के लिए अलग से लाऊंगा, ताकि आपको मॉडर्न बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि यार आपको एक डॉक्टर बनना है, मोस्टली जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बनना चाहते हैं एलोपैथी के। ठीक है, आप बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हम आयुर्वेद के डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, वही लोग कहते हैं जो एक अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेज में होते हैं। ठीक है,
तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आप पहली बार जो ऐप डाउनलोड करेंगे, जो 100 बच्चे होंगे उनको जो मेरे BMS फर्स्ट प्रॉफ के नोट्स है वो मैं आपको फ्री करा दूंगा। वैसे तो ऐसे तो 150 रुपये में सारे नोट्स आपको कंप्लीट दे देता हूँ कि 150 रुपये के अंदर जितने भी मेरे नोट्स हैं वो मैं आपके सारे यहाँ पर PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन अब आपको इतने भी देने नहीं पड़ेंगे, जब मेरा ऐप आएगा तो मैं वहाँ पर आपके लिए सारे फ्री करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी आपको डाउनलोड कर रहे हैं आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो और उनको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक। तो ये भी आपके लिए एक ऑफर रहेगा। और सेकंड प्रॉफ वाले के लिए यार मैं चरक संहिता, मुझे जो मेरा दिल से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, उसके बिना तो यार समझ लो कि कुछ नहीं है जीवन में। अगर आप चरक संहिता नहीं पढ़ रहे हो ना, अपनी कोई सी संहिता नहीं पढ़ रहे हो तो यार आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने फर्स्ट प्रॉफ के चमी साहब के अंदर आपको नोट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड कराए थे, बिल्कुल ऐसे फ्लो चार्ट में कराए थे, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे ही फ्लो चार्ट में, ठीक, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो भी मैं नोट प्रोवाइड, जैसे ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 16 होगा शायद, चैप्टर नंबर 16 है, चिकित्सा पर्वत अध्याय, ठीक है। इसको भी मैंने किस तरह से करा है, फ्लो चार्ट के अंदर से, जबकि आपकी संहिता के अंदर ऐसा लिखा होता है जैसे कि महाभारत लिखी होती है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ कि जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि हर एक चीज़ को ऐसे लिखा है जैसे पॉइंट वाइज लिखा हो, ठीक। और मतलब आपको इनमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और जो भी विमर्श होता है, विमर्श तक नहीं छोड़ता मैं, ठीक है। मैं इतना डिटेल में आपको चरक संहिता पढ़ाने वाला हूँ ना कि आप ये कहोगे कि सर चरक संहिता में तो कभी भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आप, ठीक है। तो मैं चीज़ें को इन डिटेल में ले जाता हूँ, जो चीज़ डिटेल में होने के लिए होती है। जैसे मैं संस्कृत को इतना खासा डिटेल में नहीं ले जा सकता कि आपको मैं संस्कृत का विद्वान ही बना दूँ और आप घर घर जाके हवन करने लग जाए, ठीक है। इतना भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन वहाँ से हिल सके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो हमारे दो हो गए थे, एक होता, देखो हमारे अजंत वाला हो गया, अजंत पुल्लिंग हो गया, अजंत स्त्रीलिंग हो गया, अजंत नपुंसकलिंग हो गया। अब हम बात करते हलंत पुल्लिंग के बारे में, ठीक है। देखो हमने यही तो बात करी थी कि जो शब्द है यानी जो स्वर और व्यंजन है, इनमें अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, इसी तरह से हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग होंगे। तो यही बात कर रहे हैं। अब हमने अजंत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की तो बात कर ली, हलंत के अंदर भी सेम यही पैटर्न रहने वाला है कि हलंत पुल्लिंग की बात करते हैं, यानी कि कोई ऐसा शब्द जो कि कैसा हो, पुल्लिंग हो और उसके अंत में क्या आना चाहिए, कोई हलंत आ रहा है। जैसे कि आत्मन हो गया, तो आत्मन क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है, ठीक है। अब ये आत्मन वैसे तो मुझे ऐसा क्लियर नहीं है कि आत्मन, आत्मन यानी जो आपकी आत्मा से है कि आत्मा वो पुल्लिंग है, मेल है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली यहाँ पर मान लिया गया कि वो पुल्लिंग है, ठीक। अब पुल्लिंग है, पहले तो आपने लिख दिया कि पुल्लिंग है, ठीक है। फिर आपने देखा ने क्या कोई स्वर है, स्वर तो नहीं है। फिर आपने देखा व्यंजन है, अगर व्यंजन है तो आप इसलिए क्या लिख दोगे, नखरांत, ठीक। सिंपल है यार, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। कोई सा भी अगर से वर्ड पूछ लिया जाए, जैसे कि मैं ये आपको, आपका नाम देखो, मान लो कि आपको कोई भी नाम, जैसे मैं बोल देता हूँ आपका मयंक नाम है, ठीक है, मयंक नाम है, तो आपने क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, तो इस लास्ट को जब क्या को तोड़ोगे तो इसके नीचे हलंत आप निकालोगे, हलंत लगाओगे और स्वर निकालोगे, तो इसके नीचे स्वर आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, ये स्वर है। तो अब आप कैसे पहचान, मयंक पुल्लिंग है तो आपने पहले पुल्लिंग लिखा, ठीक है। मयंक जो शब्द है वो पुल्लिंग है और मयंक शब्द के अंत में क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है, ठीक है। अब स्वर आ रहा है, स्वर कौन सा है हमारा, हसवा है, तो आप इसलिए अकरांत लिख दोगे, अकरांत पुल्लिंग। जैसे मैं किसी लड़की का नाम लिखता हूँ, कौन किसका लिखो, देखो काजल का लिख देता हूँ, चलो अजय देवगन वाली काजल। अब देखो, अब काजल एक लड़की है तो आप पहले क्या लिख दो, स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये तो आप पहचान ही लोगे यार कौन स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब सर आप ऐसे मत सुनो, सर हम तो निक्की लिखेंगे। अब आप बताइए कि निक्की, अब निक्की क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, सर निक्की तो पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। उसको नपुंसक लिंग में मत लिखना आप, यहाँ पर एक ही या ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन मेरे पास से जा रही है, पर ये मेरे भाई की कार की आवाज़ है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मान लो निक्की शब्द है, अरे निक्की शब्द है, तो निक्की शब्द को आप कैसे पहचानोगे कि वो मेल है फीमेल, तो इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्मली आप निक्की को मेल भी मान सकते हो और फीमेल भी मान सकते हो। अगर मेल मान रहे हो तो पुल्लिंग लिखना है और निक्की को स्त्रीलिंग फीमेल मान रहे हो तो स्त्रीलिंग लिख देना है, ठीक है। जैसे हम काजल की बात कर रहे थे, तो काजल क्या है, स्त्रीलिंग है, और ले को जब आप ब्रेक करोगे तो इसके नीचे हलन लगाओगे और इसके अंदर से स्वर निकालोगे, तो आप क्या लिख सकते हो, अकरांत स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस तरह, जैसे मान लो मैं पेन की बात कर लेता हूँ, ये पेन क्या है, ये पेन क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ पेन की, तो पेन क्या है, ना मेल है ना फीमेल है, ठीक है। तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे मुझे मेल वाला पेन दे दो या फीमेल वाला पेन दे दो, तो आप नॉर्मली क्या कहोगे, पेन दे दो, क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं है, तो इसको आप क्या लिखोगे, नपुंसकलिंग, ठीक है। आपको एग्जाम्पल कोई भी याद नहीं करना है, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझनी है।
और पेन के अंदर जब आप इसको ब्रेक करोगे लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर, एन को ऐसे करोगे और इसके अंदर से हलंत हलंत लग इसके अंदर हलंत लगाओगे और उसके बाहर से निकालोगे तो अकरांत नपुंसकलिंग। ठीक है, अब मानो पेन ही हो सकता था, राम मयंक ही हो सकता था, ठीक है, ई भी आ सकता है तो इक्रांत हो जाता, उ आता तो उक्रांत हो जाता। नॉर्मली आप ऐसे ही कर सकते हो। देन हम बात कर रहे थे हलंत वाले के, जैसे हलंत वाले जो सब, चलो मान लो हलंत कहीं मैं समझा देता हूँ, ठीक है, नोट्सों से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं आपको लिख के ज़्यादा बेटर समझा पाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं ऋषिज्व। ठीक है, ऋषिज्व, ठीक है, कोई इसका मतलब है आप ऋषिज्व मतलब ऋषिज के बारे में बात हो रही है तो आप क्या बताओ ऋषिज्व, यानी ऋषिज्व क्या एक पुल्लिंग हो गया। ठीक है, और आपने देखा इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर वैक नीचे हलंत लगा हुआ तो वक्रांत पुल्लिंग। ठीक है, कोई वर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही हो। जैसे मैं बोल देता हूँ अप आपने देखा कि अब क्या है, अब क्या, अब एक स्त्री, मान लो कि अप यानी स्त्री के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है कि स्त्रीलिंग और पकरांत। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी ऐसा वर्ड है। जैसे कि मैं बात कर देता हूँ जगत की, तो जगत ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, तो ना मेल है ना फीमेल है, तो आप बोलोगे पहले आप क्या लगाओगे कि नपुंसकलिंग लगाओगे, नपुंसकलिंग और तक्रांत नपुंसकलिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और यही चीज़ नोट्स में भी लिखी है। ठीक है, इनको ऐसा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है समझाने का, मैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली आप पढ़ के भी समझ सकते हो। जैसे कि हलंत पुल्लिंग शब्द के अंदर लगा हुआ है, जैसे आत्मन है, तो आत्मन यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में बताया गया कि आत्मन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लगाया। अब ने क्या है, यहाँ पर ने एक व्यंजन आ रहा है तो नखरांत। ठीक है, ये अब ऋतिजवी जो हो गया एक यहाँ पर पुल्लिंग है, तो जय के अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पर हलंत आ रहा है तो व्यंजन है तो जकरांत पुल्लिंग। इसी तरह से कुछ गुणीन, चंद्रमस, अस्माद, मुस्माद, राजन, ठीक है, आदि अंत में ये सारे वर्ण हो सकते हैं। सेम ऐसे ही स्त्रीलिंग के अंदर है वाच, अप, तो इस प्रकार से सरित हो गया, योषित हो गया, हलंत, ये सभी की क्या हो जाते हैं, हमारे हलंत स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब जैसे नंबर तय आ रहा है तो तकरांत स्त्रीलिंग, दे आ रहा है तो दकरांत स्त्रीलिंग, तय आ रहा है तो तकरांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इन तरह से आप कर सकते हो। अब हलंत नपुंसकलिंग की भी आप देख सकते हो, कोई ऐसा बड़ी साइंस नहीं है इसमें। तय आ रहा है, देखो जगत क्या है, नपुंसकलिंग है, क्योंकि ना जगत मेल है ना फीमेल है, तो नपुंसकलिंग तक्रांत, सक्रांत नपुंसकलिंग, क्योंकि पीएस भी क्या है, नपुंसकलिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि चचुरस, मनस, पर्वन, इसके और भी हलंत नपुंसकलिंग एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्द रूपाणी के बारे में। ठीक है, पुल्लिंग शब्द रूपाणी के बारे में, यानी कि जो पुल्लिंग शब्द रूपाणी कहते हैं, नॉर्मली आप समझ सकते हो कि जो शब्द रूप होते हैं इनमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, दिव्य वचन, बहुवचन, जिनको कैसे ऐसे लिखते हैं, एक वचन, दिव्य वचन, बहुवचन। और 7 विभक्तियाँ होती है जिनको हम इस तरह से लिखते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी। ठीक है, 8वां संबोधन होता है, संबोधन की कोई विभक्ति नहीं होती। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी पिछली वाली वीडियो में बताई होगी। ठीक, जब मैंने समास पढ़ाया था, समास के अंदर बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है जिनके अंदर कर्म और संबोधन की विभक्ति तत्पुरुष समास के अंदर प्रयोग नहीं होती। अगर वो आपको याद नहीं है तो आप एक बार उसको जरूर देखिए। ठीक है, ठीक, अब तो ये हो गया हमारा इतना कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि इनको आपको कैसे याद रखना है। देखो, ये तो हो गया हमारा, जितना हमने अंडरस्टैंड आपको करा सकते थे, जितना हमने अपनी कोशिश की सारे आपको बेसिक कवर कराने की, वो हमने आपको करा दिए। अब आता है शब्द रूप। अब शब्द रूप के अंदर पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला जो हम शब्द रूप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अक्रांत पुल्लिंग। ठीक है, कौन सा शब्द रूप पढ़ेंगे, अक्रांत पुल्लिंग का पहले शब्द रूप पढ़ेंगे। इसका मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ। चलो, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पहले अक्रांत पुल्लिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अक्रांत पुल्लिंग, देखो अक्रांत पुल्लिंग होता क्या है। अक्रांत पुल्लिंग होता है कि जहाँ पर जो शब्द मतलब कोई भी शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो आ है। ठीक है, और वो कैसा हो, पुल्लिंग हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ राम का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया राम का, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि इस राम में जब आप ब्रेक करोगे तो रा प्लस इसके नीचे हलंत लगा दोगे, इसका जो स्वर है वो इस वाले हसवा के अंदर जाएगा और धिगरा बन जाएगा। देन माँ के नीचे हलंत लगाओगे और इसके नीचे स्वर लगाओगे। तो जिस शब्द के अंत में लास्ट में क्या है, हस्व आए, लास्ट में क्या है, स्वर आए। ठीक है, और वो कैसा स्वर हो, ए स्वर हो, आ स्वर हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, अक्रांत के अंदर हो जाएगा। और वो कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ ना। तो अक्रांत पुल्लिंग का मतलब क्या होता है कि वो कैसा होना चाहिए, वो शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। देन उस शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्रांत पुल्लिंग।
अब ऐसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, जैसे वाद दे रखा है, वैद दे रखा है, राम दे रखा है, रघुन दे रखा है, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, और इन सभी के अंत में क्या आएगा, आ आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं आपसे यही पूछा जाए, ठीक है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जिस शब्द के अंदर लास्ट में आ आए और वो पुल्लिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा, अक्रांत पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब अक्रांत पुल्लिंग आपको कोई भी कर सकता है। अब अक्रांत पुल्लिंग कैसे करते हैं, जैसे अक्रांत पुल्लिंग का एग्जाम्पल उन्होंने क्या दे रखा है, राम का दे रखा है, ठीक है। जैसे ये राम का दे रखा है कि रामा, देखो यहाँ पे मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, सप्तमी, सप्तमी, ठीक है। तो राम, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ठीक है। कुछ लोग इसे हॉरिजेंटल भी याद करते हैं, हॉरिजेंटल मत करना, आपको वर्टिकल याद करना है। कैसे, रामा, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ठीक है। ये आपको याद रखना। प्रथमा विभक्ति में विसर्ग आ रहा है, द्वितीय में रामम आ रहा है, तृतीय में रामेन आ रहा है, चतुर्थ में आए आ रहा है, पंचमी में आत आ रहा है, षष्टमी में आस्य आ रहा है, सप्तमी में ए आ रहा है, ठीक है। इसी तरह दिव्य वचन में आपको याद करना है, रामो रामो रामेभ्याम रामेभ्याम रामेभ्याम, ये 2 सेम है, ये 3 सेम है, और रामी राम ये 2 सेम है। और इसके अंदर भी ऐसा याद रखना है आपको, रामा रामेन, रामा रामेन, रामे रामेभ्यम रामेभ्यम और रामनम एंड रामेशु, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखने हैं। अगर आप अक्रांत पुल्लिंग का याद कर लेते हो तो जितने भी ऐसे शब्द आएंगे जिनके अंत में, जिन शब्द के अंत में हस्व आता है और वो कैसा हो, पुल्लिंग है, तो उसी के फॉर्मेट से हो जाएंगे, तो सारे इसी के फॉर्मेट से हो जाएंगे। चाहे वो राम का सही, अब देखो, चाहे यहाँ पर वो राम का सही, वैद का सही, वैद का सही और रघुण का सही, या इनमें से कोई हो, या कोई भी हो सकता है ऐसा शब्द जो पुल्लिंग हो और जिनके अंत में क्या है, हस्व आए, तो उनमें आपको कौन सा लगाना है, ये राम वाला ही। जैसे राम वाले में जो सिक्वेंस आया है ना, वो वाले। अब इसके अंदर से हम थोड़ा सा वो निकालते हैं, शब्द निकालते हैं। किस तरह से हम इसके अंदर से शब्द निकाल सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं, पहला एक बार लिख देते हैं कि ये एक वचन इधर लिख देते हैं, और दिव्य वचन लिख देते हैं, और इधर बहुवचन लिख देते हैं। देन प्रथमा लिख देते हैं, विभक्ति हम पहले प्रथमा विभक्ति लिख देते हैं। अब जैसे इसके अंदर से हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसके अंदर से निकालेंगे भाई, राम को जो आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, आ आएगा और विसर्ग आएगा, यही तो आएगा भाई। राम को जो आप अलग करोगे तो ये आएगा आ और विसर्ग आएगा, ठीक है, ये आएगा। देन इसके अंदर से निकालोगे तो इसके अंदर से क्या आएगा, 2 ओ आएगा। अब ये तो यार आपको ब्रेक करना आना चाहिए, जैसे ओ हो गया, तो राम को जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, र प्लस आ, और इसके अंदर हलन लगा दोगे, देन माँ। यार इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा दे, नो कॉपी का है, कॉपी में समझाता हूँ। चलो देखो, मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं इनके अंदर से आपको ये शब्द बता रहा हूँ कि इनके अंदर से आप कैसे ये आपको शब्द निकले हैं, ठीक है। अगर आप इनको याद कर लेते हो, फिर इनके अंदर आप किसी को भी लगा सकते हो। जैसे कि पहला था राम, देखो पहला मैं एक पूरा हॉरिजॉन्टल वाला लिख देता हूँ, क्या आ रहा है, राम आ रहा है, राम विसर्ग, रामो आ रहा है, एंड देन राम आ रहा है, ठीक है। अब इनके अंदर से कैसे निकालो भाई, जब आप राम को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर रा के नीचे हलंत लगाओगे, देन ये जो एक हस्व आ जाएगा वो इस आ के साथ मिलके क्या बन जाएगा, धिगरा बन जाएगा। देन में एक नीचे हलंत लगाओगे और इसके नीचे से हस्वा निकालोगे, देन ये विसर्ग है, तो एक यहाँ से ये मिल गया। देन रामों को तोड़ोगे तो राम सेम ऐसे ही तोड़ोगे, देन माँ के नीचे हलंत लगाओगे, माँ के नीचे स्वर निकलेगा तो ये डबल ओ आ जाएगा, तो ये ओ यहाँ से मिल गया। इसको तोड़ोगे, रा को प्लस आ, देन माँ के नीचे हलंत लगाओगे, देन आ, तो ये आ यहाँ से मिल गया। तो ये क्या मिल गए, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इसके ये यहाँ पर भी क्या लगा हुआ, हलंत लगा हुआ होता है, ठीक है, ये भी हलंत लगा हुआ, सॉरी विसर्ग लगा होता है, तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे के अंदर से निकालोगे, इसी तरह आप तीसरे के अंदर से निकालोगे। तो जो आपका ये सब निकाल के, ठीक है, मैं एक एक करके निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब मैं निकाल के क्या फॉर्मूला बनता है, इस तरह से बनता है, ए एन आए हाथ अश्य और ए, ठीक। और दिव्य वचन के लिए अंदर बनता है ओ अविव्याम अविव्याम, ठीक है, ओ अविव्याम अविव्याम और अविव्याम और औ। तो इस तरह से औ बन जाता है। देन इसके अंदर क्या बनेगा, आन एभिव्यम और एभिव्यम, और यहाँ पर बनेगा आन, और यहाँ पे आएगा एसु, हाँ एसु, ठीक है। इस तरह से मैंने याद कर रखे हैं।
तो आप भी अगर इनको आप ऐसे याद कर लेते हो, ठीक है, तो अब होगा क्या, अब जितने भी अक्रांत पुल्लिंग आता है, ठीक है, अक्रांत पुल्लिंग मतलब ये होता है कि ऐसा शब्द जो पुल्लिंग हो और लास्ट में उसके हस्व आए तो अक्रांत पुल्लिंग। तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला आप चिपका देना, ठीक है। अब राम का है तो रामः रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामा, तो रामो रामेभ्याम 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 रामयो रामयो, तो रामा रामेन रामे रामेभ्यम रामेभ्यम रामान रामेशु। तो इस तरह से आप कर सकते हो जितने भी अक्रांत पुल्लिंग के है। ये तो हो गया अक्रांत पुल्लिंग का, ठीक है। फिर आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो अकारांत नपुंसकलिंग हो। भाई मैंने आपको बताया अकारांत पुल्लिंग हो गया, अकारांत स्त्रीलिंग हो गया, तो अकारांत स्त्रीलिंग का तो ऐसा कोई बताया ही नहीं इन्होंने, ठीक है, आपके सिलेबस में कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और अकारांत अगर नपुंसकलिंग का कोई आता है, जैसे पित्त आ गया, पित्त हो गया, वन हो गया, ना मेल है ना फीमेल है, तो इनके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। जैसे पित्त वाले पे जाओ, जब आप पित्त वाले पे जाओगे ना, तो उनके अंदर जैसे मैंने इसके अंदर से ही निकाला है फॉर्मूला, जैसे मैंने इसके अंदर से ये फॉर्मूला निकाला है ना पूरा, तो ऐसे ही अब आप क्या करोगे, सभी के अंदर से आप खुद फॉर्मूला निकाल सकते हो, और जो भी है आप खुद फॉर्मूला निकाल के आप इसको याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मैं मान लो रिक्रांत का करता हूँ, नपुंसकलिंग का करता हूँ, तो ज्ञात पे जाओगे और ज्ञात के अंदर से फॉर्मूला जाओगे और इसे याद कर लोगे, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आप जिस पे भी जाते हो खुद निकाल सकते हो और कर सकते हो, ठीक। आपको बात समझ में आई, ठीक। अब जैसे ये हो गया अक्रांत का। अब मान लो किसी शब्द के अंत में वो पुल्लिंग ही हो, लेकिन लास्ट में कैसा हो सकता है, आ सकता है। जैसे पुल्लिंग का तो कोई दिया नहीं गया है, अब स्त्रीलिंग का दिया, जैसे बला कला स्त्रिय एंड मला। जैसे आक्रांत के अंदर क्या दिया, बला कला स्त्रिय मला। जैसे बला कला का देख लेते एक बार, जैसे इसमें कहाँ पर है बला कला, गुरु हो गया, मुनि हो गया, ठीक है, ये बला, जैसे बला का यहाँ पर हो गया, तो बला के अंदर से क्या याद कर लोगे आप, भाई बला के अंदर से आप निकाल लोगे, भाई बला को आप तोड़ोगे तो इसके अंदर एक हसवा तोड़ोगे तो इसके अंदर आ याद कर लोगे, इसके अंदर क्या याद कर लोगे, आम याद कर लोगे, इसके अंदर क्या याद कर लोगे, आ याद कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो और इनको याद कर सकते हो। चाहे आपको किसी का भी दे दिया जाए, आप नॉर्मली याद करके बना के लिख सकते हो, आप इजीली याद कर लोगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे अक्रांत को मैं दिखा देता हूँ, जैसे अक्रांत है तो आक्रांत जो पुल्लिंग है, आक्रांत पुल्लिंग का मैंने, आक्रांत स्त्रीलिंग का मैंने बना रखा है, देखो आक्रांत स्त्रीलिंग का मैंने बना रखा है, देखो ये मैंने आपको बता दिया, आक्रांत वाला कि पुल्लिंग वाला मैंने बता दिया, नपुंसकलिंग वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने वो अभी नहीं बताया है। आक्रांत वाला स्त्रीलिंग वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्त्रीलिंग वाला इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ये टेबल बना रखा है, ठीक, किस तरह से आपको करना है। देखो अगर आप इसको याद कर लेते हो, आ आम या ये आया आया आया, ठीक है, मैंने कैसे याद करा, ये मैंने इस तरह से करा था अक्रांत स्त्रीलिंग का, आ आम या ये, मैं मतलब खुश हो रहा हूँ, आ आम मतलब आ आम आया, या ये मतलब कोई आम लाया है, तो आ आम या ये आया आया आया, मतलब जो आम है वो आ गया है और वो आया आया, इस तरह से मैंने खुशी में याद कर लिया। तो आ आम ये आ आम या ये आया आया आया, इस तरह से। और इसमें कैसे याद करना, ए अविव्यम 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 अयो अयो, कैसे याद करना, ए अविव्यम 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 अयो अयो। और इसमें याद कैसे याद करना है, आभी आभी अविव्यम अविव्यम आना आंसू, तो कैसे याद कर रहा है, मतलब आभी, मतलब यहाँ पर आप क्या बुला रहे हो, अभी को बुला रहे हो एक तरीके से, अभी अविव्याम, तो आप ऐसा याद करना, अभी अविव्याम अविव्याम, मतलब अभी अब आओ, इस तरह याद करना, अभी अब आओ, इस तरह से अविव्यम अविव्यम आना आंसू, ठीक है। तो अभी आओ आना आंसू, इस तरह से आप कर सकते हो। और इसी तरह का जो अक्रांत पुल्लिंग है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के समझाया है वो भी आप कर सकते हो इसी तरीके से, जो ये वाले सेम यहीं पर ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक। वो कैसे करना है आपको, ए एम अन आए, ए अम अन, यहाँ पर थोड़ा देख लेना आप, यहाँ पर ए वाला ए है और अन यानी आए, आत यानी आत, अस्य यानी आए, तो ए अमन आया, ऐसा लगा, ए अमन आया, ए अमन आया, आत अस्य ए, ठीक है। दिव्य वचन आपको याद कर लोगे, औ अविव्यम अविव्यम अविव्यम, जैसे यहाँ पर अविव्यम था ऐसे यहाँ पर अविव्यम है, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा था, ठीक है। और औ और औ यहाँ पर ये सेम ही है, ठीक। यहाँ पर क्या याद करोगे, आ एन आए अविव्यम एविव्यम आना एसु, यहाँ पर एसु है, यहाँ पर आंसू है, ठीक है। तो क्योंकि ये पुल्लिंग है तो एसु है और ये स्त्रीलिंग है तो आंसू है, इस तरह से कुछ आप कर लेना, ठीक है। इससे आपको कितने इंपॉर्टेंट हो गए, देखो आपको यहाँ पर कितने ये शब्द रूप याद हो गए, आपको अक्रांत पुल्लिंग के यानी 4 तो ये याद हो गए, वाद का, वैद का,
राम का रगुण का। यदि आप इसको याद करते हो आकारांत पुल्लिंग का, तो आपको ये 4 याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं इन 4 में से दीजिए, कोई भी पूछ लिया जाए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जिन शब्द के अंत में आ आता है, जिन शब्द के अंत में आता है वो पुल्लिंग होता है, तो आकारांत पुल्लिंग करके आप इस फॉर्मूले से इसे कर सकते हो। ठीक है, और देन दूसरा हमने आक्रांत वाले देख लिया। आक्रांत का बला, कला, स्थिर, मला, ये सारे आप याद कर सकते हो। यदि आप इसको याद करते हो तो आक्रांत स्त्रीलिंग आप कर सकते हो। नॉर्मली आपने अक्रांत और आक्रांत पूछ लिया, मतलब याद कर लिया। ठीक है, अब एक और होता है ईक्रांत का। ईक्रांत अग्नि और मुनि का हो सकता है पुल्लिंग के अंदर, अगर ईक्रांत स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, एंड इस तरह नपुंसक लिंग का भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से राम के अंदर से मैंने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, उसी तरह से आपको भी क्या करना है कि जैसे जिसको भी आपको याद करना है, मान लो कि हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है उनमें अलग अलग होता है। जैसे एनसीआईएमएस के अनुसार मोस्टली 3 में से पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली 3 में से पूछा जाता है। 2 मैंने आपको करा दिया है, एक आपको अपने दोहरे से कर लेना है, जिससे होगा क्या कि आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, और मान लो इन 3 में भी से नहीं आता है तो आपको इन 3 के अनुसार ही लिख देना है फिर। ठीक है, मान लो कि अगर जैसे 21 है तो 21 में से आपको 13-14 तो सही होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। ठीक, अगर इनमें से आ गया तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और अपने आप यूनिवर्सिटी के अनुसार देखना कि राजस्थान में क्या आ रहा है, यूपी में क्या आ रहा है, ठीक है, जयपुर में क्या आ रहा है, राजस्थान में क्या, पंजाब में क्या आ रहा है। ठीक, और मतलब हर अलग अलग बच्चे होते हैं, जैसे चंडीगढ़ के होते हैं, छत्तीसगढ़ के होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह के बच्चे हैं, तो वो सबका अलग अलग है। आप अपना पैटर्न देखना, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखना कि शब्द रूप मेरा कहाँ से पूछा जा रहा है। ऐसा तो नहीं नक्रांत का पूछा गया हो, ऐसा तो नहीं है कि तक्रांत कर। देखो मैं इन सबको भी बता दूंगा तो भी आप याद नहीं कर पाओगे, आप खुद भी सबको कर लोगे तो भी आप याद नहीं कर पाओगे। आप अपने सीनियर से गाइड लेना, टीचर से गाइड लेना, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, जिनमें से आ रहा है उनको कर जाना। नसीब अच्छा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप जो आपको आता है उनके अनुसार लिख सकते हो। देखो व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से इजीली पास हो गए ना, वो भी आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, एग्जाम का कभी मतलब जो व्याकरण है ना, व्याकरण का संस्कृत के अंदर कोई अंत नहीं है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें तो मुझे पास होना है, और जो दूसरा पेपर होगा संस्कृत का उसमें मैं काफ़ी अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको संस्कृत का आइंस्टाइन बनना है तो आप फिर कुछ उसका अलग ही करो। फिर तो आप देखो, फिर तो मैं क्या ही कहूँ, अगर आपको आइंस्टाइन बनना होता है ना कुछ बच्चे को कि सर हमें तो कुछ संस्कृत के अंदर कुछ अलग सा ही करना है, देखो उन बच्चों के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जिन बच्चों को अच्छे से संस्कृत समझने और पास होना है, तो इन जो मैं बताता हूँ आप इन चीज़ों को जरूर फॉलो करा करो। ठीक है, और तो ये तो आप सबको समझ के आगे होंगे, आक्रांत क्यों कहते हैं या दीर्घाक्रांत क्यों कहते हैं, ईक्रांत जैसे रीक्रांत क्यों कहते हैं, ओ अक्रांत क्यों कहते हैं, व्यंजन हो गया, नाक्रांत क्यों कहते हैं, साक्रांत क्यों कहते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। और आपको इसी की तरह मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सारे कवर करा दिए गए हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो मैंने व्हाट्सएप पे नंबर दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेरे नंबर पर जाके मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।